हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है पीजीटी नागरिक शास्त्र का भाग 230 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन, जो 76 नंबर से शुरू होगा। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, राजा शेर की तरह साहसी एवं लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए, किसने कहा है? ऑप्शन ए है मैकियावेली, बी है प्लेटो, सी है अरस्तु, डी है जेएस मिल। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर जाएगा ए के साथ मैकियावेली। राजा जो है शेर की तरह साहसी एवं लोमड़ी की तरह जो है चालाक होना चाहिए, ये किसने कहा है? तो ये कथन है मैकियावेली का। और ये आपका क्वेश्चन राजस्थान पीजीटी 2014 में पूछा गया है। आगे चलते हैं, इसका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में मैकियावेली ने द प्रिंस में राजा को यथार्थवादी सलाह देते हुए कहा है कि राजा को भेड़ियों को डराने के लिए शेर की तरह साहसी होना चाहिए। राजा को भेड़ियों को डराने के लिए शेर की तरह क्या होना चाहिए? साहसी होना चाहिए। तथा शत्रु के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए। मैकियावेली के अनुसार राजा को सद्गुणी, धर्मपरायण तथा वह उदार दिखना चाहिए, परंतु आवश्यकता पड़ने पर उसे छल, धोखा तथा बल प्रयोग से पीछे नहीं हटना चाहिए। ये सब बातें किसने कहा है? तो मैकियावेली ने। और किस पुस्तक में बोला है? तो द प्रिंस में। द प्रिंस में मैकियावेली ने इन सब का जिक्र किया है। दोस्तों, आगे चलते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, किसका विश्वास था कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है, परंतु उसकी संपत्ति की हानि को नहीं भूल सकता? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका जीडीसी प्रवक्ता में 2013 में पूछा गया क्वेश्चन और सब पेपर में पूछा जाता है। यहाँ पे एक ही बार दिया गया। तो दोस्तों, कथन क्या है कि किसका यह विश्वास था कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है, परंतु उसकी संपत्ति की हानि को नहीं भूल सकता? किसने कहा है? ऑप्शन ए है मैकियावेली, ऑप्शन बी है बोदा, ऑप्शन सी है हाब्स, ऑप्शन डी है लॉक। तो ये कथन जाएगा दोस्तों ए के साथ जाएगा। एक ने मतलब मैकियावेली ने कहा है कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है, परंतु उसकी संपत्ति की हानि को नहीं भूल सकता है। ऐसी बात किसने कहा है? तो मैकियावेली। मैकियावेली से बहुत क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स। व्याख्या देख लीजिए। मैकियावेली संपत्ति के प्राधिकार को इतना महत्वपूर्ण मानता था कि शक्तिशाली राजा को भी लोगों की संपत्ति लेने या छीनने से मना कर दिया था। उसका मानना था कि संपत्ति का अधिग्रहण कालांतर में विद्रोह का कारण बन सकता है या बन जाता है। इसी संदर्भ में मैकियावेली ने कहा है कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है, परंतु उसकी संपत्ति की हानि को नहीं भूल सकता है। तो आंसर आपका मैकियावेली था। आगे चलते हैं 78 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं दोस्तों, तो इसीलिए वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं 78 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है, किसने राज्य का इस प्रकार वर्णन किया है कि यह संपूर्ण विज्ञान में साझेदारी है? राज्य क्या है? यह संपूर्ण विज्ञान में साझेदारी है, संपूर्ण कला में साझेदारी है, प्रत्येक सद्गुण और सभी पूर्णता में साझेदारी है। यह किसने व्याख्या की है? ऑप्शन ए है एडमंड वर्क, ऑप्शन बी है अरस्तु, सी है मैकाइबर, डी है आपका मार्गन। तो आंसर जाएगा ए के साथ 78 का एडमंड बर्क। एडमंड बर्क जो है, उन्होंने कहा है कि ये जो राज्य का वर्णन करते हुए कहा है कि यह संपूर्ण विज्ञान में साझेदारी है, संपूर्ण कला में साझेदारी है, प्रत्येक सद्गुण और सभी पूर्णता में साझेदारी है। ऐसा उनका मानना था, एडमंड बर्क का मानना था। आगे चलते हैं, इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। व्यक्तिवादियों की यह धारणा कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। व्यक्तिवादियों की यह धारणा कि राज्य एक आवश्यक बुराई है, वर्तमान प्रथम आवश्यकता है। वर्तमान प्रथम आवश्यकता है। तो आगे देखते हैं। वर्तमान समय
में स्वीकार नहीं किया जाता है। व्यक्तिवादियों की क्या है कि व्यक्तिवादियों की यह धारणा कि राज्य एक आवश्यक बुराई है वर्तमान समय में स्वीकार नहीं किया जाता है। वास्तव में यह सभ्य जीवन की प्रथम आवश्यकता है। जो राज्य है वो सभ्य जीवन की क्या है, प्रथम आवश्यकता है। नैतिक जीवन के मार्ग में आने वाली अशिक्षा, अज्ञानता तथा दरिद्रता आदि बुराइयों को दूर करते हुए राज्य जो है व्यक्ति के नैतिक विकास का सफलतापूर्वक प्रयत्न करता है, सभ्य जीवन की अवस्थाएं प्रदान करते हैं, उसे व्यक्तित्व के विकास की ओर प्रेरित करता है। जो व्यक्ति के क्या है, व्यक्तित्व के विकास के लिए प्रेरित करता है आपका जो ये राज्य है। इसी संदर्भ में बर्कर ने कहा है कि राज्य सभी विज्ञानों, सभी कलाओं, सदाचार व पूर्णतया में मनुष्य का साझेदारी है, ऐसा बार्कर महोदय का मानना है, बर्कर का मानना है। तो आपका ये जो क्वेश्चन था कि किसने राज्य का इस प्रकार वर्णन किया है कि यह संपूर्ण विज्ञान में साझेदारी है, संपूर्ण कला में साझेदारी है, प्रत्येक सद्गुण और सभी पूर्णतया में साझेदारी है, तो एडमंड बर्क का एक कथन था। आगे चलते हैं, आपका 79 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, युग्म सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसमें से जो आपको दिख रहे हैं दोस्तों, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। उदारवादी सिद्धांत प्लेटो से संबंधित नहीं है, बाकी के सब सही क्या है, सही मिलान है। जो प्लेटो है वो आदर्श सिद्धांत का विचारक है, आदर्शवादी सिद्धांत का विचारक है। तो यहाँ पे अगर आदर्शवादी रहेगा तो ए मिलान सही हो जाएगा, आदर्शवादी रहे तो ए वाला सही हो जाएगा, आदर्शवादी सिद्धांत का। ठीक है, आदर्शवादी सिद्धांत का ये विचारक है प्लेटो, आपको इसको याद रखना है। ये किसका है, उदारवादी का नहीं है। आगे व्याख्या में क्लियर हो जाएगा। तो इसमें देख रहे हैं कि अभिजात सिद्धांत का जो है प्रतिपादक या विचारक है प्लेटो, अनुदारवादी सिद्धांत के समर्थक हैं तो बर्कर, सामाजिक संविदा सिद्धांत संबंधित है तो रूसो से संबंधित है, हाफ लाख रूसो तीनों हैं, तो इसमें रूसो दिया है तो रूसो से संबंधित है तो ये चलेगा। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि ये सब मिलान कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। व्याख्या देख लीजिए, प्लेटो आदर्शवादी सिद्धांत का विचारक है। प्लेटो जो है आदर्शवादी सिद्धांत के विचारक हैं। इसने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में आदर्श राज्य की कल्पना की थी, जबकि प्लेटो अभिजात सिद्धांत का, बर्कर अनुदारवादी सिद्धांत का तथा हाफ लाख रूसो सामाजिक समझौता सिद्धांत के विचारक हैं। इन सबको अलग अलग आप नोट कर चलिएगा, क्वेश्चन यहीं से बनेगा। अगला है 80 नंबर क्वेश्चन है आपका, प्लेटो को राज्य के आदर्शवादी सिद्धांत का जनक माना जाता है, क्योंकि ये बताना है। तो क्यों माना जाता है दोस्तों, तो आंसर डी के साथ जाएगा, क्योंकि उसने अपने सिद्धांत को अच्छाई के विचार पर आधारित किया है। क्योंकि उसने अपने सिद्धांत को क्या है, अच्छाई विचार पर क्या है, आधारित किया है। प्लेटो को राज्य के आदर्शवादी सिद्धांत का जनक माना जाता है क्योंकि उसने अपने सिद्धांत को अच्छाई के विचार पर आधारित किया है। डी वाला आपका सही हो जाएगा और ये सब कथन क्या है, गलत हैं। तो आंसर आपका डी सही हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए, प्लेटो ने तत्कालीन समय में नगर राज्यों की बुराई को देखते हुए उनके समाधान के लिए अच्छे गुणों से संपन्न दार्शनिक राज्य का समर्थन किया है, जो कि नगर राज्यों की बुराइयों को समाप्त कर सके। आगे देखते हैं, 81 नंबर है, इसमें भी आपको सही सुमेलित जो नहीं है वो बताना है। निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सही सुमेलित नहीं है इसको आपको करना है। तो इसका जो जाएगा वो डी है दोस्तों, लोकतांत्रिक केंद्रीयतावाद जो है एंजिल से संबंधित नहीं है, बाकी के जो है सही सुमेलित हैं। तो जैसे सकारात्मक स्वतंत्रता का जो विचार है वो हीगल का है। इसके बाद जो है सुख एवं दुख गण व्यंथम संबंधित है। वैज्ञानिक व्यक्तिवाद से स्पेंसर संबंधित है, लेकिन ये जो है लोकतांत्रिक केंद्रीयतावाद से एंजिल संबंधित नहीं है, इसको आपको याद रखना है। तो इसका व्याख्या देखते हैं और क्लियर हो जाएगा। तो आपका जो कथन हुआ कि कौन सुमेलित नहीं है, तो आपका डी जो है वो सुमेलित नहीं है। व्याख्या देख लीजिए, लोकतांत्रिक केंद्रीयतावाद की नींव सोवियत संघ में मार्क्सवाद के संस्थापक
VI लेनिन ने रखी थी। किसने रखी थी? केंद्रीय लोकतांत्रिक केंद्रीयतावाद की नींव किसने रखी थी? तो लेनिन ने रखी थी। वहाँ पे क्या होना चाहिए? लेनिन होना चाहिए। यहाँ पे जो है एंजिल्स के जगह क्या होना चाहिए? लेनिन होना चाहिए। ये याद कर लीजिएगा। यहाँ पे एक गलत है, यहाँ पे लेनिन रहता तो आपका सही होता, लेनिन। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो सकारात्मक स्वतंत्रता के विचार से संबंधित हीगल हैं। सुख एवं दुख गण से वेंथम का संबंध है। वैज्ञानिक व्यक्तिवाद स्पेंसर संबंधित है, स्पेंसर। और इसके बाद जो आपका लोकतांत्रिक केंद्रीयतावाद जो संबंधित है वो लेनिन से संबंधित है। तो यहाँ पे लेनिन होना चाहिए। अब व्याख्या को अच्छे से पढ़ लेते हैं। लोकतांत्रिक केंद्रीयतावाद की नींव सोवियत संघ में मार्क्सवाद के संस्थापक VI लेनिन ने रखी है। सोवियत संघ में मार्क्सवाद के संस्थापक, ये भी याद रखिएगा। ये नहीं कि मार्क्सवाद के संस्थापक कार्ल मार्क्स है, लेकिन सोवियत संघ की बात कर रहा है, वहाँ पे VI लेनिन को माना जाता है। और यह सिद्धांत सोवियत संघ के प्रत्येक संविधान में विहित था। जनवादी चीन के साम्यवादी दल और शासन के गठन के लिए भी यह सिद्धांत अपनाया गया। इसका तात्पर्य यह है कि दल या शासन के निचले अंग अपने ऊंचे अंगों का निर्वाचन करेंगे। ऊंचे अंग जनसाधारण के प्रति उत्तरदायी होंगे और नीचे अंग अपने से ऊपर जो ऊंचे अंगों के निर्णय का पालन करने के लिए बाध्य होंगे। तो इसी को बोला गया लोकतांत्रिक केंद्रीयतावाद। ठीक है, आगे चलते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और ये आपका UPGDC प्रवक्ता 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। रिपब्लिक केवल राजनीतिक पर लिखी गई पुस्तक मात्र नहीं है, वरना शिक्षा पर लिखी गई एक ऐसी उत्कृष्ट रचना है जो इसे पहले कभी नहीं लिखी जा सकी। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए रूसो का, ऑप्शन बी है बार्कर का, सी है कैटलिन का, डी है फास्टर का। तो 82 का आंसर ए के साथ जाएगा, रूसो आपका आंसर हो जाएगा। रूसो का एक कथन है। व्याख्या देख लीजिए। प्लेटो जिस आदर्श राज्य का वर्णन करता है उसके आदर्श की प्राप्ति तथा न्याय की स्थापना के लिए व्यापक शिक्षा की व्यवस्था करता है। प्लेटो की दृष्टि में शिक्षा वह भावात्मक साधन है जिसके द्वारा शासन समस्ततापूर्व राज्य की स्थापना के लिए मानव प्रकृति को सही दिशा की ओर उन्मुख कर सकता है। प्लेटो ने जो प्लेटो की रचना है वो क्या है? रिपब्लिक है, इसको याद रखिएगा। प्लेटो ने रिपब्लिक में शिक्षा का इतना विस्तार से वर्णन किया है और शासकों की शिक्षा को इतना महत्व दिया है कि रूसो ने रिपब्लिक को शिक्षा पर सर्वोत्कृष्ट कृति की संज्ञा दी है। जो प्लेटो की कृति है रिपब्लिक, उसको रूसो ने शिक्षा पर लिखी गई सर्वश्रेष्ठ कृति मतलब सर्वश्रेष्ठ रचना की संज्ञा रूसो ने दी है। रूसो के शब्दों में रिपब्लिक राजनीति पर लिखी गई पुस्तक मात्र ही नहीं, वरना शिक्षा पर लिखी गई एक उत्कृष्ट रचना है जो इसके पहले कभी नहीं लिखी जा सकी। तो ये बात रिपब्लिक के बारे में किसने बोला है? तो रूसो महोदय ने बोला है। आगे चलते हैं, आपका 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, रिपब्लिक राजनीति पर लिखा गया ग्रंथ होने के बजाय शिक्षा शास्त्र पर लिखा गया समस्त युगों का सर्वोत्तम ग्रंथ है। यह टिप्पणी किसने की है? 83 का है। यह टिप्पणी किसने की है? देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो आपके भाषा को बस बदल दिया गया है, बोलने का जो टाइटल है उसको बदल दिया गया है, फिर क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका भी आंसर आपका रूसो ही हो जाएगा। ये कथन क्या हो जाएगा? रूसो ही हो जाएगा। रिपब्लिक, क्वेश्चन को एक बार दोबारा देख लीजिए कि रिपब्लिक राजनीति पर लिखा गया ग्रंथ होने के बजाय शिक्षा शास्त्र पर लिखा गया समस्त युगों का सर्वोत्तम ग्रंथ है। यह टिप्पणी किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा रूसो, आपका आंसर हो जाएगा। व्याख्या तो इसका नहीं है। आगे चलते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन, प्लेटो ने इनमें से किस विचार का समर्थन किया है? प्लेटो ने किस विचार का समर्थन किया है ये आपको बताना है। साम्राज्यवाद का, नगर राज्यों के विनाश का, अभिभावक वर्ग द्वारा उत्पादक वर्ग की महिलाओं के शोषण का, पत्नियों और संपत्ति के साम्यवाद का। तो इसमें से जो आंसर दिख रहा है वो डी सही हो जाएगा आपका। पत्नियों और संपत्ति के साम्यवाद का क्या है? प्लेटो ने समर्थन किया है।
इसका व्याख्या देखिए। प्लेटो ने पत्नियों और संपत्ति के साम्यवाद का समर्थन किया है। प्लेटो ने साम्यवादी योजनाओं को दो भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है साम्यवादी योजनाओं को? तो दो भागों में बांटा है। पहला जो है संपत्ति का साम्यवाद और दूसरा जो है परिवार अथवा स्त्री का साम्यवाद में विभाजित किया है। एक मिनट आगे देखते हैं फ्रेंड्स। तो दूसरी क्या है? दूसरा जो है परिवार अथवा स्त्री का साम्यवाद में विभाजित किया है। प्लेटो शासकों और सैनिकों के लिए संपत्ति व परिवार का निषेध करता है। प्लेटो शासकों और सैनिकों के लिए संपत्ति व परिवार का क्या करता है? निषेध करता है। यह शासक और सैनिक वर्गों को सामूहिक रूप से राज्य का अभिभावक मानता है। प्लेटो का मानना है कि यदि अभिभावक वर्ग के पास परिवार और संपत्ति होगी तो वह अपने कर्तव्य पथ पर से विचलित होंगे और आदर्श राज्य का विनाश हो जाएगा। ऐसा प्लेटो का मानना है। आगे देखते हैं 85 नंबर क्वेश्चन है, पत्नियों और एवं संपत्ति के साम्यवादी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो आंसर मालूम हो गया होगा आपको। तो आंसर हो जाएगा डी, प्लेटो। प्लेटो जो हैं पत्नियों और संपत्ति के जो हैं साम्यवादी सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। और कौन है वो? तो प्लेटो हैं। इसको जरूर आप याद कर चलिएगा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। 86 नंबर क्वेश्चन, बीबीओ के साम्यवाद की वकालत किसने की है? बीबीओ देखिए यहीं पे कैसे क्वेश्चन के लैंग्वेज को बदल रहा है, क्वेश्चन के भाषा को बदल रहा है, और आप इसको नहीं पढ़े रहेंगे तो आप गलत कर देंगे। ये हमारी पूरी गारंटी है कि आप इसको 100% गलत कर आएंगे, कहेंगे कि ऐसा क्वेश्चन तो हम सुने नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो भी क्या हो जाएगा? प्लेटो ही हो जाएगा। बीबीओ यहाँ पे कह दिया पत्नियों की जगह, तो पत्नियों के साम्यवाद की वकालत किसने की है? तो प्लेटो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला व्याख्या इसका तो नहीं है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन 87 नंबर, प्लेटो ने किसके साम्यवाद में विश्वास किया? प्लेटो ने किसके साम्यवाद में विश्वास किया? संपत्ति, पत्नियां, ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर आपका सी सही हो जाएगा। जो ए और बी दोनों, संपत्ति और पत्नियों जो है उस साम्यवाद में इसने क्या किया है? विश्वास किया है। इसका व्याख्या हम ऊपर देख चुके हैं। आगे देखते हैं 88 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषता निम्न में से कौन सी नहीं है? प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषता निम्न में से कौन सी नहीं है ये बताना है। दार्शनिक का शासन, अभिजात वर्ग के संपत्ति व परिवार का साम्यवाद, नर नारी के समान अधिकार, पुरुष प्रधान परिवार। तो व्याख्या देखे होंगे तो आंसर आपको दिख गया होगा, डी आपका आंसर हो जाएगा। परिवार जैसे पुरुष प्रधान परिवार की ये इसके आदर्श राज्य की विशेषता नहीं है। प्लेटो ने कहीं नहीं कहा है कि पुरुष प्रधान परिवार होना चाहिए, वो साम्यवाद पर जोर दे रहा है। ठीक है, साम्यवाद पर जोर दे रहा है। इसके व्याख्या को आप देखिए और कुछ पाएंगे नए तथ्य। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में पुरुष और स्त्री को समान भूमिका देकर पुरुष प्रधान को अस्वीकार कर दिया। पुरुष प्रधान को क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया है। घर की पहरेदारी में कुत्ते और कुत्तियों का उदाहरण देकर प्लेटो ने कहा है कि कुत्तियां कम शक्तिशाली कुत्तों से और कुत्ता अधिक शक्तिशाली कुत्ती से हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे तब आपको समझ में आएगा कि उसने जो है पहरेदारी, घर की पहरेदारी पर कुत्ते और कुत्तियों का उदाहरण दिया है और उसी के प्रकार वो समझाया है। प्लेटो ने कुत्ते और कुत्तियाँ का उदाहरण देकर कहा है कि कुत्तियाँ जो होती हैं कम शक्तिशाली कुत्तों से और कुत्ता जो होते हैं अधिक शक्तिशाली कुत्तियाँ से हैं। अगर कुत्ता जो है वो अधिक शक्तिशाली मतलब जो कुत्तियां हैं उसके बराबर है और कुत्तियां जो है कम शक्तिशाली कुत्तों से हैं। तो ये बात याद रखना है। अतः दोनों अपने कर्तव्यों का निर्वहन भली भांति से कर सकते हैं। उसी प्रकार स्त्री और पुरुष भी संरक्षण की भूमिका समान रूप से निभा सकते हैं। इनका कहने का मतलब है अगर स्त्री है तो जो पुरुष है वो पुरुष अगर कोई कम शक्तिशाली है तो उसके बराबर तो वो स्त्री है, वो भी काम कर सकती है। अगर पुरुष कम शक्तिशाली है तो वो पुरुष अगर वही काम कर सकता है तो जो महिला है तो उस महिला जो है कम पुरुष के समान हो गई जो कम शक्तिशाली है।
तब कम पुरुष अगर परिवार को संभाल सकता है तो ये भी जो स्त्री है तो कम भले है उसके बराबर है, लेकिन वो भी संभाल सकती है। जो पुरुष होते हैं वो सबसे शक्तिशाली कुत्तियों के समान होते हैं, तो वो क्या है कि वो भी संभाल सकते हैं तो शक्तिशाली वो भी संभाल सकती हैं। तो यही सब बात है, इसको थोड़ा सा आप अच्छे से पढ़कर अच्छे वे में समझिएगा। 89 नंबर क्वेश्चन है, प्लेटो के राजनीतिक चिंतन में बीज निहित है। प्लेटो के राजनीतिक चिंतन में, अभी देखिए हम लोग अभी बहुत सा क्वेश्चन जो मैकियावेली पे किए, अब प्लेटो पे बेस्ड है, आगे और किसी विचारक पर बेस्ड रहेगा, जो भी है कि वहाँ से आपको क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो फ्रेंड्स ये प्रयास है कि आप लोग को हर विचारक के बारे में अच्छे से जानकारी हो, जो परीक्षा में आए तो आप वहाँ से क्वेश्चन कर लें। इसलिए फ्रेंड्स वीडियो अगर समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दें अभी तक, और चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं कि प्लेटो के राजनीतिक चिंतन में बीज निहित है उपयोगितावाद का, समाजवाद का, फांसीवाद का, उक्त सभी का। तो आपको 89 का जो दिख रहा होगा दोस्तों वो किसके साथ जाएगा? तो हमको तो लग रहा है कि समाजवाद के साथ जाएगा, और आप बताइए किसके साथ जाएगा? तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। 89 का जो है उपयुक्त सभी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही है। उपयोगितावाद का भी है, समाजवाद, ये दोनों है। फांसीवाद थोड़ा अलग था, लेकिन वो कहीं ना कहीं जब तानाशाही की बात करता है तो फांसीवाद भी आ जाता है। व्याख्या देख लीजिए, प्लेटो के ग्रंथ रिपब्लिक में उक्त सभी धारणाओं का समावेश है। एक आदर्श राज्य में न्याय की स्थापना के लिए दार्शनिक राजा की आवश्यकता उसके उपयोगितावाद को पुष्ट करता है। संपत्ति एवं पत्नियों की साम्यवादी व्यवस्था तथा राज्य दार्शनिक राजा का निरंकुश होना क्रमशः समाजवाद एवं फांसीवाद का क्या करता है? समर्थन करता है। आगे चलते हैं, 90 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राजा ओक या चट्टान से उत्पन्न नहीं होता है। राजा जो है ओक या चट्टान से उत्पन्न नहीं होता है। राजा किससे नहीं उत्पन्न होता है? ओक या चट्टान, ठीक है, ओक या चट्टान से उत्पन्न नहीं होता, वरना उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से उत्पन्न होता है। यह किसने कहा है? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है M.K. गांधी, सी है अरस्तु, डी है प्लेटो। तो आंसर हो जाएगा प्लेटो। आपका ये UPGIC प्रवक्ता परीक्षा 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन अच्छा है दोस्तों, कि जो राज्य ओक या चट्टान से उत्पन्न नहीं होता, वरना उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से उत्पन्न होता है। ये किसका कथन है? तो यह है प्लेटो का कथन है। व्याख्या देख लीजिए, न्याय का सिद्धांत प्लेटो के चिंतन का महत्वपूर्ण अंग है। जैसा कि बार्कर भी कहता है कि न्याय प्लेटो के विचार का मुख्य मूल आधार है। रिपब्लिक में, जो प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक है, उसमें रिपब्लिक में राज्य के सिद्धांत की पराकाष्ठा न्याय संबंधी सिद्धांत में है। न्याय वह सूत्र है जो समाज को बांधे रखता है। प्लेटो के अनुसार राज्य ओक या चट्टान से नहीं उत्पन्न होता, वरना उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से उत्पन्न होता है। तो फ्रेंड्स ये थे आपके 15 क्वेश्चन और उसके व्याख्या। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी है? वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पे नए हैं दोस्त तो प्लीज़ एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार साथियों, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, दिन रात पढ़िए। पेपर कोई भी हो, आगे आए या पाछे आए, ये मत सोचिए कि अभी आएगा कि नहीं आएगा जब पढ़ेंगे, तो ऐसा मत करिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप रूटीन बनाते रहिए, डेली 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा पढ़ते रहिए। जब पेपर आ जाए तो और उसका जो स्पीड है वो तेज करिए और समय को बढ़ा दीजिए, तो ये सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो धन्यवाद साथियों।